हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग जो पिछली क्लास में बातें देख चुके थे, पढ़ चुके थे, उसके आगे की जो बची हुई चीजें हैं उसको देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखिए किस प्रकार से हमारे शरीर में हृदय से रक्त का परिवहन होता है, कहां से रक्त कहां जाता है और फिर कैसे फेफड़े में पहुंचता है, फेफड़े में किसके द्वारा पहुंचता है। ये सारी चीजों का हम लोगों ने अध्ययन पिछली क्लास में कर लिया था और हम लोगों ने देखा था कि हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण जो है किस प्रकार से होता है। ये सारी बातों को हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की इमेजेस के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के तथ्यों के माध्यम से देखा। तो आज की क्लास में हम लोगों को आगे की चीजों को देखना है। तो चलिए आगे की जो चीजें हैं उनको देखा जाए। अब देखिए, ये जो देखिए कुछ नोड्स होते हैं, यानी कुछ गांठें होती हैं हमारे हृदय के, देखिए दाएं आलिंद के ऊपर, जिनको देखिए इस प्रकार से दिखाया गया। ये गांठें क्या करती हैं? ये हमारे हृदय में जो एक तरंग उत्पन्न करती है। ये तरंग क्या करती है? ये तरंग हृदय की धड़कन को शुरू करती है, यानी ये तरंग एक तरह से करंट के रूप में होती है जिससे हमारा हृदय धड़कना शुरू करता है। देखिए कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि किसी व्यक्ति को जब हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है तो उसके हृदय की धड़कन जब रुक जाती है या स्लो हो जाती है तो उसको देखिए शॉक दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है, यही जो दोनों नोड हैं इन्हीं को एक्टिव किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव नहीं होंगे तो हमारे हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी। तो इन्हीं को एक्टिव करने के लिए उस प्रकार का शॉक दिया जाता है। जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो ये एक प्रकार का करंट जनरेट करते हैं और ये करंट देखिए हमारे पूरे हृदय में, देखिए इधर भी सब जगह देखिए करंट उत्पन्न, जिससे हृदय में क्या हो जाता है, संकुचन शुरू होता है और शिथिलन शुरू, जिसकी वजह से हृदय की पंपिंग शुरू हो जाती है। तो इन्हीं को देखिए एट्रोवेंट्रिकुलर नोड और साइनोवेंट्रिकुलर नोड के, ऐसे नोड और एवी नोड के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को देखिए सम्मिलित रूप से पेस मेकर के रूप में भी जाना जाता है। देखिए इसको सम्मिलित रूप में पेस मेकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फिर देखिए ये देखिए इसको मापा कैसे जाता है। देखिए इसके लिए देखिए एक जांच होती है, डॉक्टर लोग लिखते हैं, जिसको हम लोग ईसीजी के नाम से जानते हैं। ठीक, देखिए जब उसमें इस चीज को मापा जाता है, इसका देखिए जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार से आता है, PQRS और T। देखिए ऐसे ऐसे आता है। यही देखिए दोनों नोड है, यहां से देखिए करंट जनरेट होता है और देखिए शरीर जो हार्ट है इसके सभी भागों में ये करंट के द्वारा झटका देता है, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग होती है। देखिए इसको साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड और एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड के नाम से जाना जाता है। ये हमारे हृदय की गति को शुरू करने के लिए जिम्मेदार होता है। यदि किसी के हृदय में इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी तो हृदय की धड़कन रुक जाती है। ठीक, अब देखिए आगे है अब हार्ट साउंड, यानी हृदय की आवाज, जिसको डॉक्टर लोग देखिए मरीजों का जब इलाज करते हैं तो स्टेथोस्कोप लगा के उसको सुनते हैं। तो जो हार्ट का साउंड होता है उसको देखिए लब और डब के नाम से जाना जाता है। इसको देखिए S1 और S2 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लब देखिए कब होता है? जब देखिए ये आलिंद निलय के बीच के जो कपाट होती है, ये दोनों कपाट जब बंद होती है, और जब दोनों कपाट बंद होती है तो देखिए क्या होता है कि ये जो निलय होते हैं ये क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं, यानी इसमें का जो ब्लड होता है वो प्रवाहित किया जाता है। यहाँ का जो है महाधमनी में चला जाता है और यहां से जो ब्लड है वो पल्मोनरी धमनी के द्वारा कहां चला जाता है, लंग्स। तो यह प्रक्रिया जो होती है इसी को कहा जाता है लब। देखिए यहां क्या लिखा है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। इसका मतलब चाहे इसको ऐसे कहिए कि जब सिस्टोल की प्रक्रिया शुरू होती है तब यह साउंड आता है, या फिर इसको दूसरे तरीके से कहना है कि आलिंद और निलय के बीच के जो कपाट होते हैं वो जब बंद होते हैं तब यह साउंड आता है। तो इसको दोनों तरीकों से कहा जाता है। उसी प्रकार से देखिए जो डब होती है, ये देखिए क्या होती है, बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल होती है।
यानी जब डायस्टोल की प्रक्रिया शुरू होती है। डायस्टोल की प्रक्रिया का मतलब जब हृदय की जो चेंबर है वो फैलती है, यानी अनुशीतलन होता है। तो इस प्रक्रिया में देखिए क्या होगा, ये जो दोनों कपाटे हैं देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और ये जो पल्मोनरी धमनी और महाधमनी की जो कपाट है ये बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि हृदय का जो ये चैम्बर है वो फैलेगा, सिकुड़ेगा, यानी वो अलिंद से रक्त निलय में आएगा। तो जब अलिंद से निलय में रक्त आता है तो जो जाने वाला मार्ग रहता है वो दोनों बंद हो जाता है। तो इसी को देखिए डब के नाम से जाना है। देखिए एआर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व जब क्लोज हो जाएगा और डायस्टोल की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी जब डायस्टोल की प्रक्रिया शुरू होती है तो सिस्टोल की प्रक्रिया बंद होती है। यानी एक सिस्टोल, ठीक है, देखिए इसको कहा जाता है कि एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल बराबर क्या होता है, एक धड़कन। यानी एक बार सिस्टोल की प्रक्रिया और एक बार डायस्टोल की प्रक्रिया जब दोनों को जोड़ा जाता है तो वही कहलाती है हृदय की धड़कन। यानी एक धड़कन बराबर क्या होगा, 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल। ठीक है, और आपको पता है कि हमारा हृदय जो है नॉर्मली 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72। ये नॉर्मल है। लेकिन जब हम कोई मेहनत का काम करते हैं, जो कोई परिश्रम का काम करते हैं या टेंशन में आते हैं तो हमारे जो हृदय की धड़कन होती है वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार से देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हृदय की धड़कन दर जो होती है 100 से ऊपर होती है 1 मिनट। उसी प्रकार से और देखिए जो वयस्क महिलाएं होती हैं उनके भी हृदय की धड़कन की दर जो है 72 से ऊपर होती है। बहुत सारे जो खिलाड़ी होते हैं, नर्तकियां होती हैं, जो डांस करते हैं लोग, जो बहुत सारे धावक होते हैं, जब वो इस प्रक्रिया में रहते हैं, दौड़ते समय, डांस करते समय, तो उनके हृदय की धड़कन जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो धड़कन की दर है ये नॉर्मल स्टेज में एकदम शांत अवस्था में तब इतनी बार धड़कता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में इसकी धड़कन की दर बदलती है। ठीक है, तो आप देखिए इसके आगे की चीजें देखिए। रक्त वाहिकाएं, यानी रक्त किन किन अंगों से होकर प्रवाहित होता है, उनको देखिए किन किन नलियों से प्रवाहित होता है, उनको देखिए रक्त वाहिकाएं कहा जाता है, यानी जिनसे होकर रक्त प्रवाहित। एक देखिए मेन होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा, जिसको इंग्लिश में वेन्स कहा जाता है और इसको आर्टरीज के नाम से जाना। ये देखिए काम क्या करती हैं, हृदय के बाएं निलय से शरीर के अंगों की ओर ये रक्त को प्रवाहित करती है और इससे देखिए शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, यानी ऑक्सीजन। इसमें देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पल्मोनरी धमनी अपवाद होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय के दाएं निलय से फेफड़े को पहुंचाती है। देखिए हृदय के दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको कहां पहुंचाती है, फेफड़े। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जो शिराएं होती है ये शरीर के अंगों से हृदय के दाएं आलिंद में रक्त ले जाने वाली जो नलिकाएं होती है। ठीक है, ये देखिए अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं और इसमें पल्मोनरी शिरा जो है अपवाद है। क्यों? क्योंकि ये फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं आलिंद में ले आती। देखिए ठीक, ये जो रक्त की वेसल्स हैं, ब्लड, देखिए जो देखिए जिनसे रक्त होके प्रवाहित होता है, रक्त नलिकाएं जो होती है, देखिए ये वेन की आकृति यानी शिराओं का देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के कपाट पाए जाते हैं। देखिए आर्टरी का ये जो अंतरी हिस्सा है यहाँ देखिए किसी भी प्रकार की कपाट नहीं पाई जाती। ठीक है, देखिए इसमें विभिन्न प्रकार की लेयर पाई जाती है। देखिए ये इस प्रकार की है और ये देखिए जो धमनी और शिरा कैपिलरीज के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, इसमें देखिए एंडोथेलियल सेल्स होती हैं जो देखिए कैपिलरी होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको एंडोथेलियल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये नेटवर्क है, देखिए यहाँ से ऐसे जुड़ी है और ये यहाँ से ऐसे, देखिए ये दोनों आपस में जुड़ती हैं किसकी वजह से, कैपिलरी के नेटवर्क के द्वारा। कैपिलरी को क्या कहा जाता है, सिरिकाएं। अब देखिए जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें देखिए जो आर्टरी होती है यानी धमनियां, देखिए इसका इस प्रकार का, देखिए इसमें फोल्डेड एंडोथेलियम होता है, ल्यूमेन देखिए यहाँ पर होता है, इसमें कोलेजन फाइबर होते हैं, इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन देखिए यहाँ पे एक जो इलास्टिक झिल्ली पाई जाती है और इसकी जो मसल्स होती है बहुत स्मूथ होती है। इलास्टिक होने का कारण यह है कि इसमें रक्त बहुत
तेज गति से प्रवाहित होता है और मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनका इलास्टिसिटी होना जरूरी है, जिससे क्या होता है दबती फैलती रहती है। नहीं तो अगर ठोस रहेंगी तो क्या हो जाएगी, ये नलियां फट जाएंगी। ठीक, उसके बाद देखिए ये कैपिलरीज का है, देखिए इसमें भी देखिए ल्यूमेन पाया जाता है अंदर जो है, और ये देखिए इसमें भी एंडोथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए ये सिराओं का है, देखिए इसमें बीच बीच में वाल्व पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। इसका देखिए ल्यूमेन ऐसे होता है और इसमें देखिए ब्लड फ्लो इस प्रकार से होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, और धमनियों में होता है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, देखिए इसमें जो ल्यूमेन है ये आंतरिक वाला हिस्सा है, इसमें कोलेजन फाइबर पाया जाता है। इसके देखिए एंडोथेलियम जो लेयर है ये, ठीक है, इसकी लेयर देखिए बहुत पतली होती है। इसका कारण यही है कि इसमें जो रक्त का जो प्रवाह है वो धीरे धीरे होता है, और उसमें देखिए मोटी लेयर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें भारी मात्रा में जो रक्त प्रवाहित होता है, जिससे लोड बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए इनको और डिटेल में देखिए, जो धमनियां होती है उनमें वाल्व नहीं पाया जाता, ये इससे रक्त नीचे आता है। इसका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, इसमें रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, इसकी मसल्स बहुत मोटी मोटी होती हैं, और इसमें मेनली ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्रवाहित। वेन्स में देखिए इसमें वाल्व होती है, और इसमें देखिए ये हार्ट के तरफ ब्लड ले जाता है। यहां से क्या था कि हार्ट से नीचे ब्लड ले आ रहा था, अब ये ब्लड को ऊपर ले जा रहा है। इसकी देखिए ल्यूमेन बड़ी होती है, इसका प्रेशर बहुत छोटा होता है, इसकी मसल्स जो बहुत पतली होती हैं, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड प्रवाहित होता है। इसमें देखिए कैपिलरीज में देखिए जो प्रेशर होता है बहुत लो होता है, इसकी सेल्स जो होती हैं बहुत थिक होती हैं, और ये गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी धमनी और सिराओं के बीच एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। देखिए ये इस प्रकार से होती है, देखिए दोनों तरफ होती हैं, धमनियों से भी जुड़ी रहती हैं और सिराओं से। ये देखिए सिराएं हैं, ये धमनी। ठीक, ये देखिए और भी डिटेल में देखिए, ये धमनियां हैं, देखिए स्मूथ मसल्स, आउटर लेयर इसकी सबसे ऊपर वाली, फिर उसके नीचे देखिए एक लेयर है स्मूथ है, फिर उसके नीचे एक लेयर है इलास्टिक है, और फिर उसके नीचे एक और लेयर है, यानी देखिए कई लेयर हो गई, 1 2 3 और 4 लेयर के बीच में तब जाके इसका ल्यूमेन वाला हिस्सा होता है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए इसमें देखिए इसकी आउटर लेयर ये है, फिर उसके नीचे देखिए स्मूथ मसल्स होती हैं, फिर उसके नीचे देखिए एक इनर लेयर होती है, और फिर बीच में विभिन्न प्रकार के कपाट होता है। देखिए इससे हार्मोन का परिवहन होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, पोषक तत्व को पहुंचाता है, पोषक तत्वों को पहुंचाता है। ठीक, देखिए तरल संयोजी उत्तक है, इसका माध्यम क्षारीय होता है, पीएच मान देखिए 7.35 से 7.47 के मध्य होता है। यह हमारे शरीर की देखिए टोटल रक्त मात्रा, देखिए टोटल भार का कितना होता है 7 से 8%, लगभग 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, इसका कार्य गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर में पहुंचाना। उसके बाद देखिए उत्सर्जी पदार्थों को वृक्क के माध्यम से शरीर से बाहर करना भी इसका कार्य होता है। देखिए रक्त के जो भाग होते हैं, देखिए घटक कंपोनेंट, देखिए प्लाज्मा होता है और रक्त कोशिकाएं होती है। देखिए प्लाज्मा देखिए पूरे शरीर में रक्त का 55 से 60% भाग होता है, यह सबसे अधिक होता है, और 40 से 45% भाग जो होता है रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा देखिए प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन में देखिए इसमें 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। इसका रंग देखिए पीला होता है, और रक्त का यह तरल भाग होता है। पीले रंग देखिए होने के कारण इसमें बिलिरुबिन की उपस्थिति होती है, और जिसकी वजह से पीला दिखता है। बिलिरुबिन के बारे में देखिए मैंने आप लोग को पाचन वाले में बताया था, जिसकी अधिकता की वजह से पीलिया हो जाता है। देखिए प्लाज्मा में जल की मात्रा 90 से 92% होती है। ठीक, उसके बाद देखिए लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड कार्पसल, ये देखिए क्या होती है, इनका जो उत्पत्ति होता है, देखिए जब बच्चा जन्म नहीं लिया रहता है, जन्म के पूर्व इसका उत्पत्ति देखिए प्लीहा यकृत में होता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तब ये देखिए हमारी लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में बनती है। ठीक है, इनका जीवन काल देखिए 120 दिन यानी 4 माह का होता है।
इनकी मृत्यु भी देखिए कहां पर होती है, प्लीहा में होती है, यानी दिल्ली में। प्लीहा देखिए क्या कहा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, आरबीसी की जो डेथ होती है यहीं पर। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं, यानी यहाँ पर ब्लड बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है। ठीक, इनकी संख्या देखिए 4.5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर होती है, यानी 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। इसका रंग देखिए लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन देखिए दो पदार्थों से बना हुआ है, हिम और ग्लोबुलिन। हिम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबुलिन क्या है, एक प्रोटीन। ठीक, इसका कार्य क्या है, गैसों का परिवहन। देखिए हृदय का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको देखिए, अभी मैंने आप लोग को बताया कि सिस्टोल और डायस्टोल की प्रक्रिया, इसको देखिए संकुचन और अनुशीतलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में जाना। इसके दौरान देखिए धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। ये देखिए किससे कंट्रोल होता है, हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक, देखिए हृदय के संकुचन यानी सिस्टोलिक का रक्तदाब देखिए 120 मिलीमीटर पर मर्क्यूरिक होता है, और इसके अनुशीतलन यानी डायस्टोलिक का रक्तदाब देखिए 80 मिलीमीटर पर मर्क्यूरिक होता है। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब देखिए 120 से 80 मिलीमीटर पर मर्क्यूरिक होता है। ठीक है, रक्तदाब को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। अब देखिए जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड मैं आप लोग को बता रहा था, देखिए ये जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है ये देखिए इस प्रकार से होता है। देखिए हमारे जो शरीर में रक्त पाया जाता है उसमें देखिए 55% हिस्सा जो है वो प्लाज्मा होता है, देखिए पीला कलर का दिखता है। 1% देखिए प्लेटलेट्स और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, और 44% देखिए रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इनको और भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। इस इमेज में देखिए ये 55% हिस्सा जो प्लाज्मा है, इसमें देखिए प्लाज्मा में क्या क्या होता है, सॉल्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है और प्रोटीन होता है। उसी प्रकार देखिए जो प्लेटलेट्स होते हैं, देखिए बफी कोट होता है, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। देखिए ये 1% हिस्सा है, इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। बाकी का देखिए जो हिस्सा है वो लाल रक्त कणिकाओं से बना। देखिए इस प्रकार से जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो जो ब्लड टेस्ट करने वाले होते हैं ये जब ब्लड को कोगुलेट करते हैं, मेल्ट करते हैं कुछ देर के बाद, उसके बाद देखिए ब्लड इस प्रकार से कई हिस्सों में बट जाता है। देखिए जो सबसे गाढ़ा पदार्थ रहेगा वो नीचे बैठ जाता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये प्लाज्मा होता है, वो ऊपर पीले पीले रंग का हल्का दिख रहा है। उसी के बीच में प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। ठीक, ये देखिए ये कंपोजिशन देख लिए, इसमें क्या क्या होता है। देखिए पूरा ब्लड है हमारा 55% और 45%। देखिए यहां से देखिए ये कंट्रोल होता है। ठीक है, अब देखिए 8% जो ब्लड है हमारे मस्तिष्क में उपयोग होता है, और बाकी का जो ब्लड है वो 92% पूरे शरीर में। देखिए प्लाज्मा में 91% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है और 2% अन्य पदार्थ होते हैं। जिसमें देखिए प्रोटीन में भी मैंने आप लोगों को बताया एल्बुमिन 57% होता है, ग्लोबुलिन 38%, फाइब्रिनोजन 4% और प्रोथ्रोम्बिन 1%। उसके बाद अदर जो पदार्थ होते हैं जैसे विभिन्न प्रकार के आयन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट, गैस और भी। उसी प्रकार से देखिए जो प्लेटलेट्स होती है उनकी संख्या देखिए 1,40,000 से लेकर 3,40,000 के बीच होती है। इसमें देखिए जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो देखिए कई भागों में बांटी गई है। देखिए इनको ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट और न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल, वेसोफिल। ठीक है, इनको कणिका युक्त और कणिका विहीन के रूप में दो भागों में बांटा जाता है। ठीक, अब इसको देखिए, अब यहां पर देख लेते हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वे देखिए दो प्रकार की होती हैं, कणिकामय और कणिका विहीन। ठीक है, जिसको ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए जो कणिकामयीन जो होती हैं श्वेत रक्त उनको इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स के नाम से जाना जाता है। जो कणिका विहीन होती हैं उनको लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स कहा जाता है। इसमें यानी कणिकाएं नहीं होती हैं और ये सिंगल होती है, और जो कणिका में होते विभिन्न प्रकार के कण होते हैं छोटे छोटे, जिसके रूप में ये होती है। ठीक है,
इसमें मोनोसाइट जो है सबसे बड़ी होती है और लिम्फोसाइट देखिए उससे थोड़ी छोटी होती है, बेसोफिल सबसे कम होती है और न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होती है। ये देखिए इओसिनोफिल है। ठीक, अब देखिए जो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो वो उसी के वजह से देखिए रक्त जो है लाल दिखता है, इसमें हीम और ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। इसका काम क्या है? रक्त को लाल रंग प्रदान करना और ऑक्सीजन का परिवहन। देखिए शरीर में WBC की मात्रा अधिक होने से ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर हो जाता है और शरीर में रक्त की कमी होने को एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, और एनीमिया का देखिए मैं आप लोग को इमेज दिखा दे रहा हूं। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं में कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। देखिए जब लाल रक्त कणिकाएं प्रॉपर मात्रा में होती हैं तो देखिए ये इस प्रकार से दिखती है। ठीक है, देखिए ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये बीच बीच में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और ये प्लेटलेट्स, यानी सब कुछ नॉर्मल है। आप जब देखेंगे जब एनीमिया हो जाएगा यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो देखिए क्या हंसिया के रूप में देखिए सिकल हो जाती है, यानी जैसे देखिए हंसिया ऐसे पेड़ होता है ना तो इस प्रकार के आकार का और सिकुड़ जाती है। देखिए यहाँ पर क्या था, ये बहुत फैली हुई थी और वृत्ताकार रूप में, यहाँ देखिए क्या है हंसी पतली पतली कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे देखिए ये प्लेटलेट्स हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इससे क्या हो जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह सही से नहीं हो पाता। ठीक, अब देखिए जो मैं आप लोग को स्टेथोस्कोप दिखा रहा था, ये देखिए क्या करता है कि हमारे जो हृदय है उसकी धड़कन को सुनने के रूप में उपयोग किया। डॉक्टर लोग देखिए जब किसी पेशेंट को चेक करते हैं तो उसको इसी प्रकार के यंत्र से उसके हृदय की धड़कन को सुनते हैं। ठीक, और देखिए ये इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर देखिए क्या काम करता है, रक्त दाब को मापता है, यानी रक्त का जो दबाव है वो किस प्रकार से है। देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं। देखिए इस प्रकार का बल्ब है, यहाँ पे देखिए ये सूचक होता है, ये इस प्रकार का पट्टा होता है, इसको बांह पे लगाते हैं और फिर उसको दबाने से विभिन्न प्रकार के जो ब्लड फ्लो है उसको पता चलता है। देखिए ये किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए डॉक्टर हमारी बांह पर इसको लगाते हैं और ये देखिए पट्टे को लपेटते हैं, जिससे देखिए इस घड़ी में प्रेशर चेक करते हैं। देखिए ये बल्ब से दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, जब देखिए प्रेशर देंगे ये धीरे धीरे दबेगा जिससे हमारी धमनियां क्लोज होंगी। फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं, ये देखिए ये खुलता है और पूरा छोड़ देते हैं ये पूरा ओपन हो जाता है। तो इसको खोलने बंद करने से बार बार हमारे शरीर में रक्त का जो दबाव है वो पता चल जाता है और इसके यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगाए रहते हैं, इससे वो इसकी धड़कन को सुनते हैं। तो देखिए ये दोनों जो यंत्र हैं इसका प्रयोग करके हमारे हृदय की धड़कन से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको देखा और चेक किया जाता है। ठीक, देखिए जो ब्लड प्रेशर है देखिए उसको इस रूप में मापा जाता है। देखिए ये सिस्टोलिक जो क्रियाविधि है उसको और डायस्टोलिक। देखिए जब किसी का ब्लड प्रेशर मापते हैं तो वो अगर वो सिस्टोलिक जो ब्लड है प्रेशर है वो 120 है और डायस्टोलिक जो है वो 80 है तो कहा जाता है नॉर्मल है। अगर देखिए उसका 120 और 129 के बीच में है और जो डायस्टोलिक है वो 180 के नीचे है तो कहा जाता है एलिवेटेड है। यदि देखिए जो उसका ब्लड प्रेशर 130 से 139 है और डायस्टोलिक 80 से 89 है तो कहा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज 1 में कोई व्यक्ति हो गया। अगर उसका देखिए ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 और उससे ऊपर हो जाता है तो कहा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज 2 में वह व्यक्ति पहुंच गया। और इससे ऊपर यदि किसी का हो जाता है तो उसको कहा जाता है हाइपरटेंसिव, यानी 180 से ऊपर और जो ये 120। तो इस स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक, ये सारी क्रियाविधि जो थी। अब देखिए हम लोग आते हैं रक्त ग्रुप के बारे में। रक्त समूह, रक्त में उपस्थित विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन यानी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रक्त को देखिए कुल 4 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ। देखिए
रक्त समूह के खोजकर्ता जो है कार्ल लैंडस्टीनर थे, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, रक्त में देखिए जो विभिन्नता का कारण है, उसका जो कारण होता है लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, वही विभिन्न प्रकार के रक्तों का कारण। देखिए इसमें देखिए एंटीजन होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। उसके बाद इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीजन ए बी की तरह एंटीबॉडी भी ए बी पाए जाते हैं। आप देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में देखिए, जो रक्त समूह ए होता है उसमें एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी स्मॉल ए। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए जो रक्त समूह बी होता है उसमें एंटीजन बी और स्मॉल बी पाया जाता है। ए बी में देखिए एंटीजन ए तथा बी दोनों पाए जाते हैं, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। उसी प्रकार से देखिए जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें देखिए कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी ए तथा बी दोनों पाए जाते, जिसके वजह से देखिए रक्त समूह ओ को कहा जाता है सर्वदाता। ठीक है, और रक्त समूह ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही। क्यों? सबसे रक्त प्राप्त कर लेता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीबॉडी देखिए काम क्या करता है कि किसी चीज को अवरोध उत्पन्न करता है, रोकता है, तो ये इसमें नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से सभी की ब्लड को वो एक्सेप्ट कर लेता। और इसमें देखिए जो एंटीजन होता है वो रक्त को जाने देता है, तो ये देखिए इसमें अनुपस्थित होता है, इसलिए रक्त को जाने से रोकता नहीं है। देखिए इसी कारण से देखिए ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही और ओ रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए जो RH फैक्टर भी होता है। ठीक है, RH फैक्टर की खोज देखिए लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिकों ने की थी और इसकी जो खोज की गई थी रीसस नामक बंदर के ब्लड से की गई थी। ठीक, देखिए ये अभी आपको मैंने दिखाया कि O सर्वदाता है और जो AB सर्वग्राही है और बीच में दोनों ब्लड ग्रुप। ठीक, देखिए ये चीजें ऐसे है। आप देखिए जो संतान है उनका ब्लड ग्रुप यानी माता पिता का ब्लड ग्रुप और संतानों के ब्लड ग्रुप में किस प्रकार से हम देखते जानते। देखिए यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप O है तो उनके संतानों में संभवतः ब्लड ग्रुप O ही पाया जाएगा, यानी उसमें A B और AB नहीं पाया। यदि माता का O है पिता का A है या पिता और माता दोनों का A है तो उनमें ब्लड ग्रुप O और A पाया जाएगा, B और AB नहीं पाया जाएगा। उसी प्रकार देखिए यदि माता और पिता का ब्लड ग्रुप O और B है या B और B है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप O और B होगा, A और AB नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए माता और पिता का ब्लड ग्रुप A और B है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप O A B AB यानी चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, और यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप O और AB है तो बच्चों का A और B होगा, O और AB नहीं होगा। ठीक है, सेम नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए A और AB है या B और AB है या AB AB है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप A B AB होगा, O नहीं होगा। ठीक, आप देखिए कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति कौन से ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है। देखिए जिसका ब्लड ग्रुप A है वो A वाले को दे सकता है, B को नहीं दे सकता है, AB को दे सकता है, O को नहीं दे सकता। यानी जिसका ब्लड ग्रुप O A है वो ब्लड ग्रुप A और AB वाले को रक्त दे सकते हैं। उसी प्रकार देखिए ब्लड ग्रुप जिसका B है वो A को नहीं देगा, B को दे सकता है, AB को दे सकता है, O को नहीं दे सकता। उसी प्रकार देखिए जिनका ब्लड ग्रुप AB है वो देखिए A को नहीं देगा, B को नहीं देगा, केवल AB को देगा, बाकी किसी को नहीं देगा। ठीक है, और जो O है वो सबको देगा। ठीक, आप देखिए विभिन्न प्रकार के रक्त समूहों में किस प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है और किस प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। एंटीबॉडी देखिए प्लाज्मा में होता है और एंटीजन जो है आरबीसी में पाया जाता है। देखिए रक्त समूह A में देखिए A पाया जा रहा है एंटीजन, एंटीबॉडी देखिए स्मॉल b और A। उसी प्रकार से देखिए रक्त समूह B में देखिए एंटीबॉडी A एंटीजन B। उस रक्त ग्रुप O में देखिए एंटीजन एंटीबॉडी जो है
अनुपस्थित होता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है और आरबीसी में ये अनुपस्थित। उसी प्रकार देखिए रक्त समूह ए बी में ये उपस्थित होती हैं, एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। देखिए ये डोनर रेसिपिएंट को इस प्रकार से भी देख सकते हैं हम लोग। देखिए ओ वाला जो है देखिए सबको दे सकता है, यहां भी और यहां भी। ए वाला देखिए ए को देगा और ए बी को देगा। उसी प्रकार बी वाला देखिए बी को देगा और ए बी को देगा। ठीक है, ए बी वाला देखिए केवल ए बी ब्लड ग्रुप को ही ब्लड दे सकता है। ठीक, देखिए इसको भी और क्लियर तरीके से देख लेते हैं। देखिए इस इमेज में देखिए एक तरफ डोनर और एक तरफ रेसिपिएंट। इसका मतलब कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले किसको किसको ब्लड दे सकते हैं, और यहां दिया गया है कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले किससे रक्त ले सकते हैं। इसमें देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ में दिखाया गया है। इस इमेज में देखिए आपको केवल पॉजिटिव वालों को दिखाया गया था। ठीक है, यहां पर देखिए इस इमेज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दिखाया गया। जैसे देखिए जो ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है वो देखिए किससे ब्लड ले सकता है। तो देखिए जो ए बी पॉजिटिव होता है वो सबसे लेगा। देखिए ओ माइनस, ओ प्लस, बी माइनस, बी प्लस, ए माइनस, ए प्लस, ए बी माइनस, ए बी प्लस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये क्या है, सर्वग्राही है, यानी सबसे ले सकता है। लेकिन जो ए बी माइनस होता है वो देखिए ओ माइनस से लेगा, बी माइनस से लेगा, ए माइनस से लेगा और ए बी माइनस यानी प्लस वालों से नहीं लेगा। उसी प्रकार से देखिए जो ए प्लस है ये पॉजिटिव है वो देखिए किससे किससे लेगा, ओ माइनस से ले सकता है, ओ प्लस से ले सकता है, ए माइनस से ले सकता है, ए प्लस से। ठीक, उसी प्रकार देखिए ए निगेटिव जो होता है वो ओ निगेटिव से ब्लड ले सकता है और ए निगेटिव से ले सकता है। फिर देखिए बी पॉजिटिव जो है वो लोग ओ नेगेटिव से लेंगे, ओ पॉजिटिव से लेंगे, बी निगेटिव से लेंगे और बी पॉजिटिव से। ठीक है, फिर देखिए जिसका ब्लड ग्रुप बी निगेटिव होता है वो देखिए ओ नेगेटिव से लेंगे और बी निगेटिव से लेंगे। ओ पॉजिटिव वाले देखिए किससे लेंगे, ओ नेगेटिव से और ओ पॉजिटिव से। उसके अलावा देखिए किसी से ले लेंगे। उसी प्रकार देखिए जो ओ नेगेटिव रहते हैं वो केवल ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकते हैं। देखिए सबसे रेयर जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ओ नेगेटिव। देखिए ये केवल एक ही, यानी इस प्रकार का यदि किसी का ब्लड ग्रुप है और उसको ब्लड ग्रुप समस्या हो गई, कहीं चोट लग गई, ब्लड की कमी हो गई, तो इस प्रकार का ब्लड ग्रुप ढूंढने में बहुत समस्या होती है। क्योंकि इस प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है देखिए वो क्या होता है, केवल अपने से ही मिलते जुलते ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है और इस प्रकार का ब्लड ग्रुप बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए उसी प्रकार देखिए ओ पॉजिटिव है, ये देखिए ये क्या है कि चलो ओ वाले से ले लेंगे। देखिए सबसे जिसका बढ़िया ब्लड ग्रुप रहता है, जिसको ब्लड की समस्या अगर हुई तो उसको ब्लड लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो ब्लड ग्रुप देखिए क्या है, ए बी पॉजिटिव। यानी ए बी पॉजिटिव वाले जो हैं किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। तो उनको किसी का भी ब्लड चढ़ा दिया जाएगा, बस केवल ब्लड शुद्ध होना चाहिए, यानी उसमें कोई बीमारी कोई खतरे की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था ब्लड देने और लेने की प्रक्रिया का इमेज। ठीक, अब आगे की चीजें देखते हैं। ये इमेज देखिए जो हीमोडायलिसिस की जाती है उसका है। देखिए जो हीमोडायलिसिस होती है, देखिए ये सिराएं हैं, ये धमनी है, नीचे लाल वाली ये देखिए सिराएं। इसमें देखिए दो प्रकार से देखिए यहां पर ऐसे सिरिंज लगाए जाते हैं। देखिए डायलिसिस, देखिए ब्लड फ्रॉम डायलिसिस मशीन और ब्लड टू डायलिसिस। देखिए यहां से डायलिसिस मशीन से ब्लड यहां प्रवाहित किया जाता है और यहां से ब्लड डायलिसिस मशीन में आता है। जब किसी को देखिए डायलिसिस की जाती है, जब किसी की किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है तब देखिए इस प्रकार की क्रिया होती है। देखिए दोनों जो सिरिंज होते हैं जो वो दोनों कहां लगते हैं, देखिए सिराओं में लगते हैं। एक तरफ से ब्लड जाता है और दूसरी तरफ से ब्लड रिसीव किया जाता है। ठीक, अब देखिए जो डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं उसकी देखिए टेक्निक देख लीजिए। देखिए जब एकदम मस्कुलर में एकदम अंदर ब्लड के अंदर जब इंजेक्शन लगाना होता है, देखिए डॉक्टर को 90 डिग्री एंगल पर जो है इंजेक्शन लगाते हैं और देखिए एकदम अंदरूनी जो मसल्स होती है वहां पे लगाते हैं। देखिए जो सब कंटिन्यूअस होते हैं 45 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। देखिए क्या करते हैं,
ये यानी जो देखिए बीच वाले हिस्से में, यानी धमनियों और सिराओं के बीच वाले हिस्से में इंजेक्शन लगाते हैं। देखिए जब 25 डिग्री इंट्रावेनस मोड में जब इंजेक्शन लगाता है, देखिए वहां का एंगल 25 होता है, और ये देखिए ऊपर वाली सिराओं के लगता है, ठीक है, ये डर्मिस में नहीं लगता। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, डर्मिस में इंजेक्शन लगाया जाता है। यहाँ देखिए जो इंटरडर्मल होता है, यहाँ पर देखिए जो सबसे ऊपरी स्किन होती है, यानी 10 से 15 डिग्री एंगल होता है, सबसे ऊपर वाले हिस्से में इंजेक्शन लगता है। देखिए एकदम एपिडर्मिस जिसको कहा जाता है। ये देखिए इसको और क्लियर दिखाया गया है। देखिए सबसे ऊपर वाला जो हमारे स्किन का हिस्सा होता है उसको एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे वाला जो होता है डर्मिस होता है, और उसके नीचे जो होता है विभिन्न प्रकार के सब कॉन्टिन्यूस टिश्यू होते हैं, इसी में इंजेक्शन लगता है। देखिए एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, और उसके नीचे देखिए धमनियां हैं, और उसके नीचे से मसल्स, ठीक। अब देखिए विभिन्न प्रकार के ब्लड कलेक्शन के ट्यूब होते हैं। देखिए इस प्रकार का आप जब ब्लड जो लोग कलेक्ट करते हैं उनके हाथों में देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के ट्यूब होते हैं। येलो देखिए, ब्लू देखिए, रेड, ग्रीन, है ना, फिर पिंक, उसी प्रकार ग्रे। देखिए जो गोल्ड कलर का होता है वो देखिए यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए उपयोग किया जाता है। जो लाइट ब्लू होता है वो देखिए पीटी, पीटीटी, एंटीएक्से, फाइब्रिनोजेन, डी इसके लिए किया जाता है। ग्रीन वाला जो होता है देखिए स्टेट बायोमार्कर एंड रूटीन केमिस्ट्री के लिए उपयोग किया जाता है। लेवेंडर कलर का जो होता है देखिए सीबीसी, A1C, ESR जो ब्लड हेमेटोलॉजी वाला जो ब्लड टेस्ट होता है उसके लिए उपयोग होता है। ग्रे वाला जो होता है ट्यूब देखिए ग्लूकोज के लिए, ब्लड के लिए, अल्कोहल के लिए, लैक्टिक एसिड, यानी किसी के अंदर अल्कोहल की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा, लैक्टिक एसिड की मात्रा को जांचने के लिए इस ट्यूब में ब्लड रखा जाता है, ठीक। और ये देखिए जो पिंक कलर वाला होता है देखिए हिमेटोलॉजी, यानी स्पेसिफिक टू ब्लड टाइप, ब्लड प्रकार और क्रॉस मैच के बारे में पता करने के लिए। और देखिए जो लाल कलर वाला होता है देखिए ये हार्मोन का पता करने के लिए, टॉक्सिकोलॉजी का, ड्रग लेवल और एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए रेड कलर में किया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये डॉक्टर जो होते हैं विभिन्न प्रकार के जीभों का कलर देखकर देखिए पता लगाते हैं। देखिए जब जीभ का कलर वायलेट कलर का दिखता है तो उससे लंग और हार्ट के बीमारियों के बारे में पता चलता है, नहीं, फेफड़े और हृदय। जब जीभ का कलर देखिए ब्लू दिखता है तो किडनी संबंधित बीमारी का पता होता है। जब देखिए हल्का पीला दिखता है तो मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण और विटामिन की कमी को दर्शाता है। और जब देखिए जीभ का कलर सफेद होता है तो देखिए ये डिहाइड्रेशन की और फंगल इन्फेक्शन या फ्लू के बारे में पता चलता है, ठीक। और जब जीभ का कलर ग्रे होता है तो देखिए पाचन संबंधी बीमारियों के बारे में पता चलता है। तो ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने इन सब चीजों के बारे में भी देख लिया कि कौन कौन से ट्यूब में किस प्रकार का रक्त रखा जाता है, और जीभ का कलर किस प्रकार से कौन कौन सी बीमारी को बताता है, और जो इंजेक्शन होता है डॉक्टर कहाँ लगाते हैं, धमनी में लगाते हैं कि सिरा में लगाते हैं, हीमोडायलिसिस जो होता है वो कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं और जिनमें एंटीजन एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, कौन कौन किसको रक्त दे सकता है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोगों ने आज की क्लास में किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और मेरे साथ तक इतने देर तक धैर्य पूर्वक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।